हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया जो होती है वो कॉमन बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो डायरिया के डिफिनीशन से लेके मैनेजमेंट तक हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरिया को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। डायरिया जब कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी इंसान जब 3 से अधिक बार वो स्टूल पास करता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायरिया। ये डिफिनीशन जो है वो WHO की डिफिनीशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन इसके 2 टाइप्स है, एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट मीन्स कम टाइम के लिए और क्रोनिक मीन्स ज़्यादा टाइम के लिए। तो जब डायरिया कम समय के लिए होती है तो उसको हम लोग एक्यूट डायरिया बोलते हैं, और जब वो ज़्यादा टाइम के लिए रहती है मीन्स कि मोर देन 1 वीक रहती है तो उसको हम लोग क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये 2 टाइप्स का है, एक्यूट वाटरी डायरिया और एक्यूट ब्लडी डायरिया। जब बस वाटरी डायरिया होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटरी डायरिया, और जब डायरिया में मीन्स कि स्टूल में ब्लड आने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ब्लडी डायरिया। ये ब्लड में भी कभी क्या होता है कि बार बार स्टूल पास करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ की लेयर्स जो होती हैं वो रप्चर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्यूट ब्लडी डायरिया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजी, सिक्रेटरी डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया, एक्सुडेटिव डायरिया, मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया और इन्फ्लेमेटरी डायरिया। ये सारे भी डायरिया के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी, क्यों डायरिया होता है। तो डायरिया मेनली इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, लाइक मे भी कभी कभी इन्फेक्शंस हो सकता है कि वायरल हो, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल हो, और कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है कि प्रोटोजोअल हो। तो डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से होता है। और ड्रग्स में मोस्ट कॉमन ड्रग्स क्या होता है, एमॉक्सिसिलिन। तो एमॉक्सिसिलिन एक ऐसा ड्रग है जो कि मोस्टली जो होता है वो डायरिया कॉज करता है, राइट। नेक्स्ट आप लोग देखिए डाइटरी कॉजेस में भी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मिल्की प्रोडक्ट्स खाने से या फिर ज़्यादा हम लोग फूड पॉइजनिंग जब हो जाती है कि बासी खाना खाने से या फिर जो जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है वैसे खाना खाने से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है और डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं, डिक्रीज्ड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। मीन्स कि जब पानी और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, हमारी इंटेस्टाइन प्रॉपर नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डायरिया हो सकता है। और जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। अगर म्यूकोसा में सिक्रीशन बढ़ जाए या फिर म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है तो इन्फ्लेम्ड हो गया अब वो, जब हमारा इंटेस्टाइन जो है वो उसमें जो म्यूकोसा की लेयर है वो इन्फ्लेम्ड हो गई, मीन्स कि इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये अब वाटर को एब्जॉर्ब करने से रही, अब तो इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग देखिए इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। किसी को डायरिया हो गया तो पहली बात तो उसको डिहाइड्रेशन होगा, मीन्स कि उसमें से ज़्यादा अमाउंट के में वाटर का लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, तो उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन होगा, थर्स्ट, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी और डार्क कलर का यूरिन आएगा, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी और फटीग होगा, डिजीनेस, उसको चक्कर आएंगे और रेस्टलेसनेस फील होगा, मीन्स कि वो हमेशा इल फील करेगा अपने आप को। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी को डिहाइड्रेशन है, किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया, तो उसके जो फॉन्टेनल होते हैं वो सनकेन होते हैं। लाइक एक वीडियो मैंने रखा है, अभी कल ही मैंने अपलोड किया था, जिसमें फॉन्टेनल के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो एंटीरियर फॉन्टेनल होते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है मेनली वो सनकेन दिखेगा, मीन्स कि नीचे धंसा हुआ दिखता है, और जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसका कलर जो है वो रेडिश नहीं रहता है, मीन्स कि हल्का वो उसका कलर जो होता है वो हल्का सा येलोइश हो जाता है और वो बहुत मॉइस्ट नहीं रहता है। ओलिग्यूरिया हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है, और कैपिलरी रिफिल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आप सभी को कैपिलरी रिफिल तो पता होगा कैसे देखते हैं, लाइक हम लोग
एक फिंगर लेते हैं और उसको यहाँ से आगे से नेल के साइड में पिंच करते हैं और देखते हैं कितने टाइम पे ब्लड रिटर्न हो रहा है, और उस पिंच को हटाते हैं तो देखते हैं कितने टाइम पे ब्लड रिटर्न आ रहा है। तो ये विदिन 1 मिनट आता है तो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पहले हम लोग देखते हैं। हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम बच्चे को या फिर जो पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी रिहाइड्रेट करें। तो रिहाइड्रेशन है, हम लोग उसको फीडिंग प्रॉपरली देंगे, एडिक्वेट फीडिंग देंगे, और हम लोग ओरल सप्लीमेंट्री देते हैं जिंक का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अर्ली हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसके डेंजर साइन क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम ना हो आगे। तो इसमें हम लोग 3 प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए में क्या होता है, हम लोग एक्स्ट्रा फ्लूइड उसको देते हैं, क्योंकि अभी एक्यूट कंडीशन ही रहता है, उसको फ्लूइड देने से वो रिकवर कर सकता है। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड देते हैं, और फीडिंग जो भी है, दलिया है या फिर खिचड़ी है, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं फीडिंग को। और हम लोग केयर टेकर को बोलते हैं कभी भी इसकी तबीयत ख़राब हो या फिर कंडीशन जो है वो क्रोनिक हो तो आप हॉस्पिटल लेके आ जाइएगा। फिर हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देते हैं, जो ORS होता है उसमें एकदम मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो ये जिसमें सोडियम 75 मोल ऑस्मोल पर लीटर होता है, ग्लूकोज 75 होता है, पोटेशियम 20 होता है, साइट्रेट 10 होता है और क्लोराइड 65 होता है। जिसमें से ग्लूकोज और सोडियम का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, मीन्स कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है। अब प्लान बी में हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है वो 40 ml पर आवर हो जाती है, और रिप्लेसमेंट थेरेपी कितनी होती है, 75 ml पर kg ओवर 4 आवर्स में। और जो फ्लूइड थेरेपी है उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, जो भी हमारा RL है, जो भी हमारा NS है, उसको तो हम लोग देते ही देते हैं। नेक्स्ट है प्लान सी। प्लान सी में क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड थेरेपी होता है, इट मीन्स कि जो हमारा फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है वो इंक्रीज होता है, मीन्स कि क्रोनिक कंडीशन हो गई है तो 100 ml पर kg हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट होता है वो 100 ml पर kg हो जाता है। और जो NSRL है, जिसको हम लोग 5% डेक्सट्रोज के साथ देते हैं, तो इसको अगर वो बच्चा जो है वो 12 महीने से कम है तो इसको 6 आवर में इतना उसको हम लोग दे देते हैं। अगर बच्चा 12 महीने का है, मीन्स कि 6 महीने से ज़्यादा है, तो इसको 3 घंटे में हम लोग इतनी सारी चीज़ें दे देते हैं। नेक्स्ट है जिंक सप्लीमेंट। जिंक का सप्लीमेंट हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक डायरिया में इसको हम लोग 10 mg पर डे देते हैं ओरली बच्चे में, अगर वो बच्चा 6 महीने से कम है उसकी उम्र, और हम लोग 20 mg पर डे देते हैं 14 दिन तक, अगर उसकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा है। राइट। तो आप लोग को मैं 1-2 इम्पॉर्टेंट और बात बता देती हूँ कि इसमें जो एंटीबायोटिक होता है उसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। इसमें हम लोग ORS और जिंक ही देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसी से मोस्टली डायरियल कंडीशन जो होती हैं वो ठीक होती हैं। इसमें जो कॉमन वायरस है जो कि डायरिया कॉज करता है, उसका नाम है उस वायरस का रोटा वायरस। रोटा वायरस की वजह से मोस्टली डायरिया होते हैं। तो ये और कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में हम लोग ई कोलाई को कॉमन बैक्टीरिया मानते हैं डायरिया कॉज करने के लिए। वायरस में रोटा वायरस और बैक्टीरिया में ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया ई कोलाई कॉमन है, और वायरस की बात करें तो उसमें रोटा वायरस जो होता है वो एक कॉमन वायरस है जिसकी वजह से डायरिया होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द डायरिया। एंड अगर आपको ORS का मिक्सर चाहिए, उसके कंपोनेंट चाहिए, तो ORS पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।